हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्टली क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। देखिए, इस अभ्यास सीरीज में हम डिस्कस करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं। इसमें मैं ईजी क्वेश्चंस भी लाता हूँ, टफ क्वेश्चंस भी लाता हूँ और मॉडरेट क्वेश्चंस भी ले आता हूँ। तो डेली 12:15 बजे का ये सेशन होता है, 12:15, और अगर कभी इधर डिले होता है तो लगभग आपको 3 बजे तक 4 बजे तक ये सेशन मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो है ये 12:15 का ही सेशन होता है आफ्टरनून में। तो आपसे यही एक्सपेक्टेशन है कि आप डेली इन सेशन से जुड़ रहे हैं और पूरे अच्छे से इन सवालों का जो है जवाब दे रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना होता है। 10 नवंबर का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आपके एक वीडियो को लाइक करने से यूट्यूब एल्गोरिदम इस काम को उन लोगों तक पहुंचाता है जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आईसीटी का है। पहले ही बता दूं कि आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, है ना। इसमें आपको डिफरेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिनके चांसेस पूछे जाने के बहुत अच्छे हैं। Which technology underlies the foundation of blockchain where transactions are secured and decentralized? ब्लॉकचेन की नींव किस प्रौद्योगिकी पर आधारित है जहां लेन देन सुरक्षित और विकेंद्रीकृत होते हैं? बताइए। पहला ऑप्शन है सेंट्रलाइज लेजर टेक्नोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है क्लाउड कंप्यूटिंग, और चौथा ऑप्शन है मशीन लर्निंग। यानी केंद्रीकृत खाता बही तकनीक, वितरित खाता बही तकनीक, क्लाउड कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग। देखिए, इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाना और मेंशन कर देना है कि आपका जवाब क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए या प्रश्न के लिए। देखिए, ब्लॉकचेन को मैंने कई बार आपको बताया है कि क्या होता है। तो देखिए, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है ना, जो कि ट्रांजैक्शंस को बहुत ही सिक्योरली स्टोर करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रांजैक्शन किया तो उसको बहुत ही सिक्योरली स्टोर करने के लिए, या फिर कुछ करेंसीज हैं जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, इन सब करेंसीज की न्यू के तौर पे ब्लॉकचेन काम करता है। ब्लॉकचेन के ऊपर ये टेक्नोलॉजी काम करती है। ट्रेस करना इजी हो जाता है और डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब इसको गवर्न करने वाला कोई एक गवर्नमेंट नहीं होता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये जो है ना डिसेंट्रलाइज्ड है और इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। अगर हम बात करें जो भी आपके बिटकॉइन वगैरह है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का इससे कोई लेन देन नहीं है इंट्रिंसिक वैल्यू से। ये टेक्नोलॉजी जो है ये हेल्प करता है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में, यानी पारदर्शिता, है ना। तो कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे, और वो चीज़ जो है ना, एक इसके साथ एक ऐसा प्रिंट जुड़ जाता है जिससे ट्रेस करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये है। अब सही उत्तर कौन सा है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वितरित खाता बही तकनीक या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। क्या होता है ये? डीएलटी के नाम से इसको हम जानते हैं, याद रखिएगा, डीएलटी भी लिख सकता है ऑप्शन में। ब्लॉकचेन के फाउंडेशन या नींव के तौर पे ये काम करता है। डीएलटी क्या करता है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है और स्टोर करता है मल्टीपल लोकेशंस पे, अलग अलग लोकेशन पे। और इससे क्या होता है, जो डेटा है ना वो डिसेंट्रलाइज होता है। देखिए, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या अंतर है? तो देखिए, सेंट्रलाइज का मतलब ये हो गया कि डेटा जो है वो एक जगह यहाँ पर स्टोर हो रहा है और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मान लीजिए हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर सारे डेटा रिकॉर्ड होते हैं और यहाँ से फिर सारे बैंक्स, अलग अलग जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके यहाँ तक ये सारी चीज़ें पहुँचती हैं। लेकिन अब इस केस में क्या होता है कि ये जो है ना डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका मतलब है कि ये कई जगह जो है ये डेटा स्टोर हो रहा है मल्टीपल लोकेशन पे, तो इसलिए ये खतरा कम हो जाता है कि अगर कोई सेंट्रल अथॉरिटी पर ही जो है हमला कर दे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका ट्रांजैक्शन जो है वो कोई और जो है उसका गलत इस्तेमाल कर लेगा। तो ये डिसेंट्रलाइज में अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह पे स्टोर होते हैं, याद रखिएगा। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ब्लॉकचेन जो है डीएलटी का ही एक फॉर्म है, एक सिक्योर और टेम्पर रेसिस्टेंट सिस्टम इसे हम कहते हैं। टेम्पर रेसिस्टेंट मतलब क्या होता है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, टैम्परिंग नहीं हो सकती है ना। और ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के बिना हेल्प करता है ना। सेंट्रलाइज लेजर टेक्नोलॉजी, तो ये जो है ना एक सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी जो कि सभी डेटा को होल्ड करता है। तो ये बिल्कुल ही ब्लॉकचेन के उलट बात हो रहा है, तो ये नहीं होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ना ये ऑन डिमांड स्टोरेज या कंप्यूटिंग पावर होता है, और इसका जो है इस ब्लॉकचेन से कोई लेना देना नहीं है, या डिसेंट्रलाइज्ड से कोई लेना देना, डिसेंट्रलाइज जो है ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग तो आपको ऑनलाइन जो है बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, बहुत सारे जो है
आपको स्टोरेज देने के लिए, सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो ये नहीं होगा। मशीन लर्निंग जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट होता है और ये फोकस करता है डेटा प्रोसेसिंग पे और पैटर्न रिकॉग्नाइज करने पे, है ना, कि पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है ताकि आगे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके कि जैसे वेदर पैटर्न है कैसा होने वाला है, मार्केट जो है स्टॉक मार्केट कैसा होने वाला है, ये सब मशीन लर्निंग से होता है। तो ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो और आई होप कि जितने डिटेल में मैं आपको बताता हूँ ये आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। इसलिए अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है कि मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं शॉर्ट में ही समझाता हुआ निकल जाऊँगा फिर आगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, in the context of communication barriers, which of the following refers to a situation where the receiver's existing beliefs and values interfere with their understanding of the message? बताइए संचार अवरोधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्राप्तकर्ता की मौजूदा मान्यताओं और मूल्यों के संदेश की समझ में हस्तक्षेप करने की को दर्शाती है? बताइए। पहला है साइकोलॉजिकल नॉइज यानी मनोवैज्ञानिक शोर, दूसरा ऑप्शन है सिमेंटिक नॉइज अर्थगत शोर, तीसरा ऑप्शन है फिजिकल नॉइज भौतिक शोर और चौथा ऑप्शन है इन्वायरमेंटल नॉइज पर्यावरणीय शोर। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मैं आपको क्वेश्चन एक बार और से समझा देता हूँ। कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में बात हो रहा है। कम्युनिकेशन बैरियर आपको मालूम है कि संचार में जो भी अवरोध होता है उसके बारे में होता है। अब ये कह रहा है कि एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर जो रिसीवर हैं, जो मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, उनके बिलीफ, उनके वैल्यूज़, मतलब वो क्या मानते हैं, उनके मूल्य क्या हैं, उनकी मान्यताएं क्या हैं, वो इंटरफेयर कर रही हैं। इंटरफेयर करने का मतलब क्या है कि मैं उनको कुछ अगर संदेश भेज रहा हूँ लेकिन उनकी मान्यता कुछ और है, तो वो कहीं ना कहीं जो मैंने संदेश भेजा उसको गलत तरीके से उसकी व्याख्यान कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं उसको, और इससे जो मैसेज है वो अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। अंडरस्टैंडिंग जो मैसेज का है, क्योंकि उनके मन में कुछ पूर्वाग्रह बैठे हुए हैं, कुछ प्री कॉन्सीव्ड नोशंस बैठे हुए हैं। बताइए उसको हम क्या कहते हैं, उस टर्म को हम क्या कहते हैं? एक एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है साइकोलॉजिकल नॉइज। साइकोलॉजिकल नॉइज तब होता है जब कोई पर्सनल बायस, मान लीजिए आपके पर्सनल लेवल पे आप जो है किसी चीज़ को लेके बायस हो, है ना। बायस का मतलब ये हो गया कि किसी एक पक्ष के तरफ, मान लीजिए कि आप कोई होता है ना कि जो सिर्फ लड़कों का पक्ष लेगा, लड़कियों के खिलाफ रहेगा, कोई होगा जो लड़कियों का पक्ष लेगा, लड़कों के खिलाफ होगा, है ना। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो अगर कोई, मान लीजिए आप लड़कों का पक्ष ले रहे हैं और लड़की कुछ अच्छा कुछ सही भी बोल रही है तो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो ये क्या है? ये साइकोलॉजिकल नॉइज़ है, ये आपके दिमाग में बैठा हुआ है, ये बिलीफ है आपका। ये कई बार इमोशंस जो है हमारे इम्पैक्ट कर जाते हैं और हम मैसेज को रिसीव करते हैं लेकिन सही से समझ नहीं पाते हैं। तो ये इंटरनल इंटरफेरेंस है और इससे मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, यानी कि मैसेज को समझने में आप जो है गलती कर सकते हैं या फिर रेसिस्टेंस पैदा हो सकता है मैसेज को समझने में। स्पेशली अगर हम बात करें रिसीवर के वैल्यूज़ अगर कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं तो ये साइकोलॉजिकल नॉइज ही इस पर्टिकुलर प्रश्न का सही उत्तर होगा, मनोवैज्ञानिक शोर। सिमेंटिक नॉइज मतलब अर्थ से होता है ना। सिमेंटिक नॉइज़ मिसअंडरस्टैंडिंग अगर लैंग्वेज में हो, अगर अब मैं कोई भाषा बोल रहा हूँ जो आपको समझ ही ना आ रहा हो, मैं कोई जार्गन यूज़ कर रहा हूँ, कुछ ऐसे मुहावरे लोकोक्तियाँ यूज़ कर रहा हूँ जो आपको समझ नहीं आ रहा, या फिर कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसे इशारे यूज़ कर रहा हूँ जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो ये क्या होता है? ये सिमेंटिक नॉइज़ हम कहते हैं, ये नहीं होगा। फिजिकल नॉइज़ तो ऐसे शोर होता है जैसे साउंड बहुत ज़्यादा तेज़ बज रहा है, लाउड स्पीकर बज रहा है, या फिर कुछ विजुअल ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे मान लीजिए कि एक बीच में जो है ना मोटी दीवार है और इधर आप खड़े, उधर कोई और खड़ा है, तो वो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन जो होते हैं ना, ये फिजिकल नॉइज़ क्रिएट करते हैं। इंटरनल बायस से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये नहीं होगा। और इन्वायरमेंटल नॉइज़ तो आपके आसपास जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस, अगर वहाँ कोई आवाज़ आ रही है तो ये भी पर्सनल एटीट्यूड या बिलीफ से लेना देना नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कॉमेंट सेक्शन में आपने जाके दे दिया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। रिसर्च एप्टीट्यूड का ये प्रश्न है। बताइए, in research methodology, which of the following designs is best suited for studying cause-effect relationships where manipulations of variables is not possible? बताइए, शोध पद्धति में निम्नलिखित में से कौन से डिज़ाइन कारण प्रभाव संबंधों का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त है जहां चर में बदलाव संभव नहीं है? तो एक चीज़ तो बिल्कुल आप यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिए कि चरों में बदलाव संभव नहीं है, मतलब यू कैन नॉट मैनिपुलेट द वेरिएबल्स। तो मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स आपको मालूम है कि कहाँ होता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है, लैबोरेटरी कंडीशन या कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है। और ये कह रहा है कि नॉट पॉसिबल, यानी हमें ये पता चल गया कि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं हो सकता है, ये जो है ना क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें पता चल गई। अब कह रहा है कि कौन सा डिज़ाइन जो है वो बेस्ट सूटेड होगा। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप तो करना है आपको, लेकिन वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करना। अब तो ये दो चीज़ें कह दिया इसने। एक तो हमें पता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लेकिन
मैनिपुलेशन करना भी नहीं है, लेकिन वहाँ तो हम मैनिपुलेशन करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो कारण प्रभाव भी आपको फाइंड आउट करना और मैनिपुलेशन भी नहीं करना। बताइए आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा इसका सही उत्तर। पहला ऑप्शन है प्रायोगिक शोध या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, दूसरा ऑप्शन है अर्ध प्रायोगिक शोध या क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तीसरा ऑप्शन है सर्वे रिसर्च या सर्वेक्षण शोध, और चौथा ऑप्शन है केस स्टडी शोध या केस स्टडी रिसर्च। बताइए आपको इसका सही उत्तर क्या लग रहा है। नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए और लिख डालिए कि आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए कमेंट सेक्शन में लिखिए, लाइव चैट में नहीं। अगर आप लाइव चैट में लिख रहे हैं, आप अभी अभी जाके कमेंट सेक्शन में लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया हो। एक एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना, तो उसमें आप वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करेंगे, चरों में हेरफेर करना होता ही है, तभी आप एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट आता है वो देखते हैं, रैंडम असाइनमेंट करते हैं। तो ये जो है ना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होगा इसका सही उत्तर। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है अब, तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसे हम अर्ध प्रायोगिक शोध भी कहते हैं, तो ये जो है ना कुछ इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के गुण होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो रिसर्चर जो है ना ये मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। यहाँ पर याद रखिएगा कि कांट मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस बात का ध्यान रखना है आपको कि इसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर को जो है आप उसका हेर फेर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये अलाउ करता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को रियल वर्ल्ड सेटिंग में फाइंड आउट करने के बारे में। तो फुल एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल जो है ना, अगर इम्प्रैक्टिकल हो, जहाँ पर ये पॉसिबल ना हो कि आप सारी चीज़ें जो है वो लैब में जाके कर पाएँ, फुल एक्सपेरिमेंट कर पाएँ, तो उस केस में हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, अर्ध प्रायोगिक शोध करते हैं। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन। सर्वे रिसर्च जो है ना ये इन्फॉर्मेशन गैदर करता है किसी के ओपिनियन या बिहेवियर के बारे में कि आपका क्या मानना है, आपका जो है किसी चीज़ के बारे में क्या व्यवहार है, आपका क्या मानना है। तो इसको जो है ना कॉज इफेक्ट के लिए नहीं फाइंड आउट किया जाता है। और केस स्टडी तो एक पर्टिकुलर जो है एंटिटी के बारे में अगर डिटेल में आप जो है जानना चाहते हैं उसके लिए होता है, कॉजल रिलेशनशिप्स के लिए नहीं होता है। तो ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कॉमेंट सेक्शन में आपने जाके दे दिया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड से आ रहा है। According to Bloom's taxonomy, which cognitive process involves making judgments based on criteria and standards through checking and critiquing? बताइए ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया मानदंडों और मानकों के आधार पर जांच और आलोचना के माध्यम से निर्णय लेने से संबंधित है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। और पहला ऑप्शन है आपके सामने समझना या अंडरस्टैंडिंग, दूसरा ऑप्शन है अप्लाइंग या लागू करना, तीसरा ऑप्शन है एनालाइजिंग या विश्लेषण करना, और चौथा ऑप्शन है इवेल्युएटिंग या मूल्यांकन करना। इसका सही उत्तर आपको क्या लग रहा है क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से प्रश्न देखने को मिलते हैं अक्सर आपके एग्जामिनेशन में। तो आपको अवेयर रहना है कि कहाँ से प्रश्न उठते हैं। मैं आपको बताता ही रहता हूँ बीच बीच में कि हाँ कहाँ से क्वेश्चंस अराइज होने के चांसेस होते हैं। एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है इन पर्टिकुलर क्लासेस की, तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर हर रात को 10 बजे ये पीडीएफ्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ज्ञानश्री क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है। और हमारा एक डाउट ग्रुप भी बना हुआ है। अगर आप एक सीरियस लर्नर हैं और आप जो है एम कर रहे हैं कि आने वाले एग्ज़ाम में पेपर 1 को आप बेहतर तरीके से क्रैक कर पाएँ, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे उसी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। और एक और चीज़ मैं सोच रहा हूँ पेपर 1 के नोट्स रेडी करूँ, हैंड रिटन नोट्स। और अगर जो है ना आप लोग को चाहिए कि हाँ हैंड रिटन नोट्स मैं रेडी करूँ, चूँकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन अगर हैंड रिटन नोट्स मैं रेडी करता हूँ तो उसमें आने वाले टाइम में जो है बहुत हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि मेरे हैंड रिटन नोट्स जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा कंसाइज और टू द पॉइंट होंगे। तो अगर आप जो है इंटरेस्टेड रहेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या करना है, तो फिर ज़रूर इसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। आप जो है वहीं टेलीग्राम ग्रुप में हमसे बताइएगा, डिस्कशन हम वहाँ पर करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं एक एक ऑप्शन को समझना। देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है, यहाँ बात कर रहा है विच कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व्स मेकिंग जजमेंट। आपको जजमेंट देना है बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स थ्रू चेकिंग एंड क्रिटिकिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और थोड़ा सा टफ बनाया गया है प्रश्न को। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आप कॉम्प्रिहेंड करते हैं, याद रखिएगा, किसी भी चीज़ की समझ का विकास करते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, व्याख्यान करते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जजमेंट नहीं देते हैं, याद रखिएगा, जजमेंट नहीं देते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। समझना या समझ स्तर जो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, उस पर तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अप्लाइंग क्या होता है, नॉलेज को अगर आप रियल वर्ल्ड में यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास ज्ञान है और उसको आप
कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट आप नहीं दे रहे हैं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में देख रहे हैं। एनालाइजिंग जो होता है, एनालाइजिंग में आप इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। कहाँ पर? पार्ट्स में, बहुत अलग अलग जो है टुकड़ों में, अलग अलग हिस्सों में कोई भी एक सूचना को तोड़ रहे हैं और उसके बाद जो है ना उसका विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी आप जजमेंट नहीं देते हैं। जजमेंट देने का मतलब क्या हुआ? जब टीचर आपका एग्जाम लेते हैं तो जजमेंट कब देते हैं बताइए? जजमेंट देने का मतलब कि वो आपको कुछ बता रहे हैं या फिर आपके मार्क्स दे रहे हैं, उसको हम जजमेंट कहते हैं। वो करते हैं इवेल्युएशन वाले पार्ट पे, और यही इसका सही उत्तर होगा। इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन। जब आप मूल्यांकन कर लोगे तभी तो जजमेंट दोगे किसी के बारे में। मान लीजिए आपने मेरा टेस्ट लिया, 10 क्वेश्चंस मुझे दिए और आपने देखा कि मैं सही कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर 10 क्वेश्चंस में से मेरे 8 प्रश्न सही हुए हैं तो आप जजमेंट दोगे ना कि आपके जो है 8 प्रश्न सही हुए हैं, आपने यहाँ गलती किया। ये कब दोगे? जब आप मेरा मूल्यांकन कर लोगे, इवेल्युएट कर लोगे। तो अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग और एनालाइजिंग नहीं बल्कि इवेल्युएटिंग जो है वो जजमेंट देने के लिए किसी भी चीज़ पे कोई भी क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड वहाँ फॉलो होता है। मान लीजिए स्टैंडर्ड दे दिया कि हाँ 60% से ऊपर जो है वो फर्स्ट डिवीज़न आ रहा है, तो अगर 60% से ऊपर आया तो फर्स्ट डिवीज़न दे दिया, तो ये क्या हुआ? ये जजमेंट हुआ ना। ये जजमेंट कैसे दिया आपने? ये स्टैंडर्ड को फॉलो करके आपने चेक किया मेरे पेपर को, आपने क्रिटिक किया और आपने फिर जो है ये जजमेंट दिया। तो इसे हम कहते हैं इवेल्युएटिंग। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बताइएगा आपको कैसा लगा ये प्रश्न? ठीक है, इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, एनटीए पूछ सकता है। अब बढ़ते हैं हम अपने 5वें प्रश्न की तरफ। हायर एजुकेशन सिस्टम का ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स एट प्रोवाइडिंग फ्री ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज टू स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री? भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी पहल देश भर के छात्रों को प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने का उद्देश्य रखती है? पहला ऑप्शन है प्रगति, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है सक्षम, तीसरा ऑप्शन है स्वयं और चौथा ऑप्शन है दीक्षा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको क्या लग रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है, नीचे कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में जाना और मेंशन कर देना है कि क्या होगा इसका सही उत्तर। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं एक एक ऑप्शन को डिस्कस करने। ठीक है, प्रगति जो है, प्रगति एक स्कॉलरशिप स्कीम है, याद रखिएगा। ये स्कॉलरशिप देने के लिए होता है और ये किसके लिए है? गर्ल स्टूडेंट्स के लिए। जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पर लड़कियां हैं, उनको स्कॉलरशिप देने के लिए टेक्निकल एजुकेशन में, और फ्री कोर्स के लिए प्लेटफॉर्म नहीं होता बल्कि स्कॉलरशिप के लिए प्रगति है, तो ये नहीं होगा इसका सही उत्तर। सक्षम, सक्षम जो है ना ये स्कॉलरशिप देता है जो स्टूडेंट डिसेबल्ड है ना, दिव्यांग जनों के को जो है स्कॉलरशिप देने के लिए टेक्निकल एजुकेशन में अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए ये भी है और ये भी है टेक्निकल एजुकेशन के लिए। ये भी नहीं होगा इसका सही उत्तर। स्वयं जो है, स्वयं मतलब क्या होता है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इसका फुल फॉर्म है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है फॉर प्रोवाइडिंग फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्राप्त करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, यानी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। और ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एजुकेटर्स होते हैं, यहाँ पर लेक्चरर्स होते हैं। और वो ये किस लिए दिया रहा है? कि एक्सेस बढ़े, है ना। किसका? क्वालिटी एजुकेशन का, है ना। क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस बढ़े, यानी कि ऐसा एजुकेशन, ऐसी शिक्षा जिसमें की गुणवत्ता जो है सबसे बेहतर हो और उसका एक्सेस दिया जाए, मतलब गांव-गांव तक वो चीज़ें पहुँचे और वो स्वयं के माध्यम से होता है। और यही जो है इसका सही उत्तर होगा स्वयं। दीक्षा जो है ना, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है मेनली टीचर ट्रेनिंग के लिए, याद रखिएगा। ये टीचर ट्रेनिंग के लिए होता है और ये फ्री यूनिवर्सिटी लेवल कोर्सेज वगैरह यहाँ नहीं होता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न आज जो है मैं लेके आया हूँ आपके लिए, थोड़े से डिफरेंट, लेकिन अच्छे नॉलेज के साथ जो है आप इस सारी चीज़ों को जो है ना, जहाँ जहाँ आपको लगे कि हाँ नोट करने लायक है, अपने साथ एक नोटबुक रखा करिए और वहाँ नोट कर लिया करिए। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का ये प्रश्न है और ये रिपीटेड प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज हैज़ द हाइएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ओवर 100 ईयर पीरियड? निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस का 100 वर्षीय अवधि में सबसे अधिक वैश्विक तापन क्षमता है? पहला ऑप्शन है मीथेन, जिसे हम CH4 के नाम से जानते हैं। दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 के नाम से जानते हैं। तीसरा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं N2O। और चौथा ऑप्शन है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जिसे हम SF6 बोलते हैं। हेक्सा मतलब क्या होता है? हेक्सा मतलब होता है 6। अच्छा, डाई मतलब क्या होता है? डाई मतलब होता है 2। और ऑक्साइड है तो मतलब 1 ही होगा, है ना। तो ये देखिए कि नंबर्स के हिसाब से इनके नाम भी होते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो मतलब यहाँ पे 2, C 1 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। यहाँ सल्फर
तो सल्फर 1 हो गया, हेक्सा तो हेक्सा मतलब 6 और फ्लोराइड F हो गया, है ना। तो इस टाइप से इनका नेमिंग होता है। ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कुछ जानकारी था वो जो मैंने दे दिया। और अब जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए मीथेन जो है ना, इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हाई तो होता है लेकिन SF6 से काफ़ी लो है, याद रखिएगा, है ना। मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हाई होता है, लेकिन इस प्रश्न में ये चारों ऑप्शन में मीथेन का जो है ना सबसे ज़्यादा, सबसे पहले बता देता हूँ कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड का होता है, ठीक है। यही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका GWP जो है ना वो कम होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में तो ये होता है और ग्लोबल वार्मिंग में इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, लेकिन इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो कम होता है। और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मतलब कितना हीट कर सकता है अपने पर्यावरण को, है ना। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ना, इसका GWP जो है ना वो हाई होता है इसका भी, लेकिन स्टिल इससे कम होता है। इन चार ऑप्शन में सबसे ज़्यादा सल्फर हेक्साफ्लोराइड का ही होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा। और ये जो है ना वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट कंट्रीब्यूटर्स है ना। मोस्ट पोटेंट कंट्री मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना ग्लोबल वार्मिंग करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। और क्लाइमेट चेंज जो है वो इसी की वजह से ज़्यादा होता है, जलवायु परिवर्तन। सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और बढ़ते हैं हम अपने 7वें प्रश्न की तरफ। ICT या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ये प्रश्न है। इन द OSI मॉडल एट विच लेयर डज एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्राइमरली टेक प्लेस। बताइए OSI मॉडल में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मुख्य रूप से किस स्तर पर होते हैं। पहला ऑप्शन है डेटा लिंक लेयर, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरा ऑप्शन है सेशन लेयर और चौथा ऑप्शन है प्रेजेंटेशन लेयर। आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देन विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको पहले समझाऊंगा फिर हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 7 लिख के आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ मेंशन कर दीजिए कि आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा। एक एक ऑप्शन हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। देखिए अगर हम बात करें OSI मॉडल के बारे में, तो डेटा लिंक लेयर जो होता है ना, ये डेटा फ्रेम को हैंडल करता है फिजिकल नेटवर्क ट्रांसफर के लिए, एन्क्रिप्शन के लिए यूज़ नहीं होता है ये, ठीक है। तो ये नहीं होगा डेटा लिंक लेयर, ये डेटा फ्रेम्स के लिए होता है, याद रखिएगा, डेटा फ्रेम्स के लिए। अगर इन सभी चीज़ों पे आपको डिटेल में जानना होगा तो आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये डेटा ट्रांसफ़र को मैनेज करता है रिलायबली, जो है सीक्वेंस तरीके से और एरर कंट्रोल करते हुए उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम इसका होता है डेटा को। तो ये नहीं होगा इसका सही उत्तर। 9 सेशन लेयर जो है ना स्टैब्लिश मैनेज करता है और टर्मिनेट करता है सेशंस को किसी भी एनक्रिप्शन फंक्शन के बिना। तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी में जो है प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो OSI मॉडल के लिए यही ट्रांसलेट करता है ना। याद रखिएगा ये ट्रांसलेट करता है, ये एनक्रिप्ट करता है और डिक्रिप्ट करता है। एनक्रिप्ट मतलब आप समझते हैं, एनक्रिप्ट मतलब एक तरीके से जो है ना इसमें इसको कोडेड कर देता है कोडेड फॉर्मेट में, और फिर डीकोड करता है, इसको डीकोड करता है मतलब डिक्रिप्ट करता है डेटा को, तो जिससे डेटा जो है वो रीडेबल होता है एप्लीकेशन लेयर पर। तो यही जो है होता है प्रेजेंटेशन लेयर, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा टफ प्रश्न है, लेकिन हो सकता है कि ये पूछा जाए। इस टाइप के प्रश्न जो है अब पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब जो है ना सिंपल क्वेश्चन से जो है ना टफ क्वेश्चंस की तरफ भी NTA मूव कर रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चन सिंपल होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं। अब हम पहुंच चुके अपने 8वें प्रश्न पर। कम्युनिकेशन यूनिट का ये प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग फीडबैक लूप्स इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। बताइए संगठनात्मक संचार में फीडबैक लूप्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है टू कंट्रोल एम्प्लॉय बिहेवियर, यानी कर्मचारी व्यवहार को नियंत्रित करना। दूसरा ऑप्शन है टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने में सुधार करना। तीसरा ऑप्शन है टू इंश्योर एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेजेस, यानी संदेशों की सटीक व्याख्या सुनिश्चित करना। और चौथा ऑप्शन है टू फॉर्मलाइज कम्युनिकेशन चैनल्स, यानी संचार चैनलों को औपचारिक बनाना। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। फीडबैक लूप्स ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में इसका प्राइमरी पर्पज क्या होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 लिख के और नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, मेंशन कर दीजिए कि आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए फीडबैक लूप जो होता है ना, ये इसका यूज़ क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज़ जाननी होगी। फीडबैक लूप वेरीफाई करता है कि रिसीवर जो है वो मैसेज को समझ पाए हैं कि नहीं, जैसा सेंडर समझाना चाह रहे थे। तो इससे क्या होता है, इससे जो है क्लैरिटी इंश्योर होता है कि हाँ बहुत ही जो है क्लियर तरीके से मैसेज भेज दिया गया, और मिस कम्युनिकेशन जो है ना वो कम होता है, रिड्यूस होता है, कि संचार जो है ना वो अच्छे तरीके से पहुंच जाए, रिसीवर उसको समझ ले, है ना। प्राइमरी पर्पज फीडबैक लूप्स का यही होता है। फीडबैक मतलब प्रतिक्रिया, आपने कोई मैसेज भेजा उसका फीडबैक आपको मिल गया।
अब हम अगर इसका सही उत्तर देखें तो एम्प्लॉय बिहेवियर को कंट्रोल करना जो है फीडबैक का एकमात्र काम नहीं हो सकता है कि ये कम्युनिकेशन क्लैरिटी में जो है आगे बढ़ाए, एम्प्लॉय बिहेवियर को कंट्रोल कर सके, लेकिन इसका प्राइमरी पर्पज कभी नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए देखिए फीडबैक जो है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प जरूर कर सकता है, लेकिन प्राइमरी रोल इसका ये नहीं होता है। मुख्य अगर हम देखें इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन अगर हम देखें टू इंश्योर एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज, यही सही होगा। देखिए संदेश को कितने सटीकता से समझा जा रहा है ये सुनिश्चित करना ही इसका काम है फीडबैक लूप का। मान लीजिए मैंने आपको कोई मैसेज भेजा, आपने उस मैसेज को समझा या नहीं समझा, आप जब फीडबैक देंगे तभी तो पता चलेगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप फीडबैक दीजिए कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, तभी तो पता चलेगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेजेस, है ना। और वही अगर हम बात करें आखिरी ऑप्शन की, तो टू फॉर्मलाइज कम्युनिकेशन चैनल, संचार चैनलों को औपचारिक बनाना, तो ये जो है इसका सही उत्तर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फीडबैक जो है कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस में हेल्प करता है, लेकिन फॉर्मलाइज नहीं करने में हेल्प करता है चैनल्स को, और ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दे दिया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। रिसर्च एप्टीट्यूड का ये प्रश्न है, विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कंपेयर द मीन्स ऑफ मोर देन 2 ग्रुप्स, है ना। पहला ऑप्शन है टी टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है काई स्क्वायर टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है एनोवा और चौथा ऑप्शन है रिग्रेशन एनालिसिस। 2 से अधिक समूहों के औसतों की तुलना करने के लिए कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण सबसे उपयुक्त है? पहला है टी परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है काई स्क्वायर परीक्षण, तीसरा है एनोवा और चौथा ऑप्शन है रिग्रेशन एनालिसिस या प्रतिगमन विश्लेषण, है ना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 लिख के और नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और मेंशन कर दीजिए आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा, है ना। देखिए पूछ रहा है स्टैटिस्टिकल टेस्ट के बारे में, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो हो मीन्स को कंपेयर करने के बारे में बात कर रहा है, यानी औसत की तुलना करना है आपको 2 ग्रुप्स के बीच में। तो टी टेस्ट जो है ना ये मीन्स को कंपेयर तो करता है ना, लेकिन मोर देन 2 ग्रुप्स कह रहा है। मोर देन 2 ग्रुप्स के लिए नहीं बल्कि 2 ग्रुप्स के लिए यूज होता है, सिर्फ 2 ग्रुप्स का ही कर सकता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है ये रिलेशनशिप कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच में चेक करता है, मीन डिफरेंसेस के बीच में नहीं, कैटेगरी के बीच में क्या वेरिएशंस हैं उसके बीच में, तो ये भी नहीं होगा। एनोवा जो होता है ना ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस का फुल फॉर्म जानते हैं कि होता है, और एनोवा जो है ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है मीन्स को कंपेयर करने के लिए। मीन्स अगर आप कंपेयर करना चाहते हो मल्टीपल ग्रुप्स में, ताकि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है ना वो उसके उनके बीच में क्या है पता चल जाए आपको कि सांख्यिकीय रूप से उनके बीच में क्या अंतर है, तो इसके लिए एनोवा का यूज़ होता है, और यही सही उत्तर इसका होगा सी ऑप्शन। और रिग्रेशन एनालिसिस जो होता है ना ये रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में एग्जामिन करने के लिए होता है, मीन डिफरेंसेस के को जो है जानने के लिए नहीं होता है, तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दे दिया हो। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न के ऊपर। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी कर दिया करिए। आप देखिए बहुत ही सीरियस हैं तभी इस क्वेश्चन तक पहुंच पाए हैं, और इसी सीरियसनेस को आपको मेंटेन रखना है, डिसिप्लिन्ड वे में आपको आगे बढ़ते जाना है, पढ़ते रहना है और सॉल्व करते रहना है क्वेश्चंस। देखिए आपके अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आएगा। अब हम 10वां प्रश्न पढ़ते हैं। अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन प्रपोज टू गवर्न हायर एजुकेशन इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत में उच्च शिक्षा, चिकित्सा और वैदिक शिक्षा को छोड़कर का प्रबंधन करने के लिए किस संस्था का प्रस्ताव है? प्रश्न अच्छा है और हो सकता है आपको मालूम भी हो, पहले भी मैंने बताया है कई बार एनईपी आपको जब भी मैंने पढ़ाया है। तो पहला ऑप्शन है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, दूसरा ऑप्शन है एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तीसरा ऑप्शन है हैकी हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन है एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 10 लिख के मेंशन कर दीजिए आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए यूजीसी तो ऑलरेडी जो है इस्टेब्लिश है, तो इसको प्रपोज क्यों किया जाएगा इस्टेब्लिश करने के लिए? तो यूजीसी जो है ये करंटली रेगुलेट करता है हायर एजुकेशन, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। एआईसीटी जो है ना ये टेक्निकल एजुकेशन को अभी देखता है, लेकिन ये भी जो है ना इंटीग्रेट हो जाएगा उस बॉडी के साथ जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, वो बॉडी है हैकी। तो हैकी के अंदर जो है वो सभी आ जाएंगे, है ना। यूजीसी भी आ जाएगा, एआईसीटी भी आ जाएगा, ये सभी इसी के अंदर आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसको प्रपोज किया गया है एनईपी 2020 में गवर्निंग बॉडी के तौर पे जो है हायर एजुकेशन इंडिया में, मेडिकल और लीगल को छोड़ के। तो मेडिकल के लिए और लीगल के लिए जो है, लीगल मतलब आपका लॉ क्षेत्र के जितने हो गए जैसे वकालत वाले जो क्षेत्र हैं, और मेडिकल मतलब चिकित्सा क्षेत्र में, तो इन दोनों एजुकेशन के छोड़ के बाकी सभी जो है इसी के अंदर जो है इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन हैकी।
और एनसीटी तो टीचर एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ टीचर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए होता है, जनरल एजुकेशन तो हायर एजुकेशन नहीं, तो ये भी नहीं होगा। जिसका सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो आपने। और आज का जो ये सेशन है ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जो है सारे ऑप्शंस दिया हुआ है, आपके आंसर की जो है ये आपको जब PDF मिलेगा तो वहाँ पर आप जो है चेक कर सकते हैं। बाद में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल होगा। PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, रोज़ रात को 10 बजे PDF अपलोड हो जाता है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के साथ। आई होप कि आज के इस सेशन में आपको बहुत अच्छा लगा हो और बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, कुछ पॉजिटिव ऐड कर पाया हूँ आपके लाइफ में। बताइएगा कैसा आपका फीडबैक है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।